पिछले जन्म में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टैटू बनवाने गया था। उसने तो किंग कोबरा बनवाया, पर मैंने सुअर बनवाया था। पर किसे पता था कि अपोकलिप्स आते ही टैटूज की सुपर पावर्स जाग गईं। वो तो नागिन बन गई और मैं साला बन गया भारी सुअर। वो डायन खुद को बचाने के लिए मुझे ही कच्चा चबा गई। अब मैं अपोकलिप्स से ठीक 7 दिन पहले दोबारा जिंदा हो चुका हूँ। इस जन्म में मैंने कसम खाई है कि इस बार मैं सुअर की मौत नहीं मरूंगा। इस बार छाती पे पंगु भगवान, पीठ पे 9 नगीने और ताबूत, बाएं पैर पे डार्क गॉड और दाएं पे मंकी गॉड का टैटू होगा। मेरी बात सुन, उस्ताद के हाथ से टैटू मशीन छूट गई। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे सामने कोई पागल खड़ा हो। लौंडे, जान प्यारी नहीं है क्या? पंगु भगवान का टैटू ही अपने आप में मौत का बुलावा है। ऊपर से ये 9 नागों वाला ताबूत, ये कोई नॉर्मल गॉड नहीं है, पूरी सृष्टि को तबाह करने वाले टैटू हैं। मैंने हंसते हुए कहा, पैसा बढ़ाओ, एक खोखा कम है तो 10 खोखे लो। सुई तुम खुद चलाओगे, बाकी चेले मदद करेंगे। 7 दिन के अंदर काम पूरा चाहिए। उस्ताद का चेहरा उतर गया। 7 दिन? दिमाग हिल गया है क्या? इतना भारी टैटू 7 दिन में नामुमकिन है। मैंने जेब से एक लिस्ट निकाली और टेबल पर पटक दी। आर्मी ग्रेड हीलिंग जेल, स्किन पैच, इम्पोर्टेड पेन किलर और इन्फेक्शन की दवाइयाँ सब रेडी है। तुम बस गोदना चालू करो, जान की बाजी मेरी है। उस्ताद मुझे आधा मिनट तक घूरता रहा, फिर झुका, मशीन उठाई और भारी आवाज में बोला, ठीक है, पूरी जिंदगी टैटू बनाए हैं पर तेरे जैसा साइको नहीं देखा। ये डील डन है। 3 दिन बाद शहर से दूर जंगलों के बीच ब्लैक रॉक नाम का एक पुराना बंकर। ये कोल्ड वॉर के जमाने का था, जिसे बाद में जेल बनाया गया। पर मुझे पता था कि असल में ये पुराने दौर का एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस है। इसका ढांचा, बिजली, पानी, वेंटिलेशन सब चकाचक था। मुझे वहाँ कोई जंगल सफारी नहीं बनानी थी, बल्कि उसे एक किले में बदलना था। इन 3 दिनों में मैं सिर्फ एक बार वहाँ पेपर साइन करने और बंकर चेक करने गया था। बाकी सारा काम वकीलों और लेबर ने संभाला, क्योंकि असली टाइम तो मेरे बदन के 4 खतरनाक टैटू ले रहे थे। सर, आप सच में इस सुनसान खंडर के लिए 3 करोड़ फूंक रहे हो? प्रॉपर्टी डीलर माथे का पसीना पोंछते हुए मुझे शहर का सबसे बड़ा रईस ज्यादा समझ रहा था। सिर्फ खरीद नहीं रहा, इसे बदल रहा हूँ। मैंने कड़क अंदाज में साइन किया। देश की बेस्ट सिक्योरिटी टीम को बुलाओ। मुझे 10 दिन के अंदर इसे ऐसा किला बनाना है कि परिंदा भी पर न मार सके। 5 मीटर ऊंची टाइटेनियम दीवारें, धमाका प्रूफ दरवाजे, इको सिस्टम और अंडरग्राउंड पावर कोर, सब रीस्टार्ट करो। मैंने 10 करोड़ कैश निकालकर झोंक दिए, पैसा पानी की तरह बहाया, 3 गुना सैलरी दी और काम 24 घंटे चालू रखा। मेरे एक ऑर्डर पर पूरे शहर के बिल्डरों में हड़कंप मच गया। इस वक्त मैं बिना शर्ट के टैटू पार्लर के सबसे अंदर वाले कमरे में बैठा था। अजीब सी लाइट्स चमक रही थी, दीवारों पर डरावने स्केच लटके थे और हवा में डेटॉल और स्याही की महक थी। उस्ताद खुद सुई चला रहा था और उसके 3 चेले कलर मिक्सिंग और स्किन साफ करने में लगे थे। मेरी पीठ पर 9 नागों वाले ताबूत के पहले काले नाग का ढांचा तैयार हो चुका था। उसकी आंखें अभी नहीं बनी थी, फिर भी एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। छोटू बगल में बैठा था, उसके हाथ पर लोन वॉरियर बन रहा था और वो दर्द से दांत भींच रहा था। सिमरन दूसरे कैबिन में थी, जहां एक लेडी आर्टिस्ट उसकी पीठ पर गॉडेस का टैटू फिनिश कर रही थी। मेरा फोन बगल में रखा था, जिस पर इंजीनियर, सप्लायर और बिल्डरों के मैसेज धड़ाधड़ा रहे थे। मैं सुई का वो जानलेवा दर्द सहते हुए फोन पर ही सारे ऑर्डर्स दे रहा था। बंकर का काम और टैटू, दोनों में से एक भी चीज लेट नहीं होनी चाहिए थी। अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, शॉकिंग, करोड़पति का वारिस हुआ पागल। मैंने लाइव स्ट्रीम खोली। वो शहर के सबसे बड़े रईस और मेरे जानी दुश्मन विकी का लाइव था। वो अपने आलीशान विला में वाइन का ग्लास घुमाते हुए पागलों की तरह हंस रहा था। कैमरा घूमा तो उसकी बगल में बैठी रिया की कमर पर एक लाल फूल का टैटू दिखा। देखते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। जहरीला लाल फूल। पिछले जन्म में रिया के पास ये टैटू नहीं था, मतलब इस जन्म में विकी को पटाने के लिए उसने पूरी जान लगा दी थी। विकी कैमरे पर चिल्लाया, भाई लोग, ये क्या बकवास है? करण ने अपना सारा पैसा उस जंगली गुफा में लगा दिया। सुना है 100 करोड़ से ज्यादा के चावल गेहूं खरीद कर अंदर छिपने की तैयारी कर रहा है। कमेंट सेक्शन में तो बाढ़ आ गई। भाई, अमीरों की सनक अलग ही होती है। सिमरन जैसी कड़क लड़की भी इसके साथ उस गुफा में रहने चली गई। कंफर्म है, करण का स्क्रू ढीला हो चुका है, इसे पागल खाने भेजो। ये सब देखकर छोटू गुस्से से कांपने लगा। उस्ताद ने टैटू पूरा करते हुए कहा, पूरे शहर में इस टैटू को कोई टक्कर नहीं दे सकता। मैंने ठंडी सांस ली। अभी तो ये सिर्फ स्याही है उस्ताद, जब लाल चांद निकलेगा तब ये जिंदा होंगे। छोटू चौंक गया। लाल चांद? मैंने कुछ नहीं कहा, बस टाइम देखा। एपोकलिप्स में सिर्फ 12 दिन बचे थे। चलो बंकर का मुआयना करते हैं। 2 घंटे बाद हम बेस पहुंचे। वेंटिलेशन,
पावर और पानी का सिस्टम चालू हो चुका था। अगले 12 दिन मैं सोया नहीं। दिन में बंकर का काम देखता, रात को टैटूज के दर्द और उनकी काली शक्तियों को अपनी ताकत से दबाता। ट्रकों के ट्रक सामान अंदर आने लगा। राशन, मीट, दवाइयां, डीजल, गाड़ियां, जनरेटर, आर्मी सूट, जो मिला सब समेट लिया। दुनिया मुझे पागल समझ रही थी, पर मैं जानता था कि इंसानी सभ्यता के पास वक्त बहुत कम है। एपोकलिप्स से एक दिन पहले आखिरी खेप आई। 3 मंजिला अंडरग्राउंड गोदाम खचाखच भर चुका था। छोटू गेट पर खड़ा होकर आंखें फाड़कर देख रहा था। भाई, अगले जन्म तक का जुगाड़ कर लिया क्या? सिमरन भी चुपचाप ये सब देख रही थी। वो जानती थी कि मैं कुछ बड़ा छुपा रहा हूँ, पर इतना राशन देखकर उसके भी होश उड़ गए। करण, आखिर तुम किस चीज से डर रहे हो? मैंने जवाब नहीं दिया। गोदाम के बीच में जाकर अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही पल जमीन हिली और वो 3 मंजिला सामान, हजारों टन का राशन पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। पूरा गोदाम 1 सेकंड में खाली था। बस जमीन पर भारी सामान के निशान और हवा में डीजल की महक बची थी। छोटू वहीं जम गया। उसने आंखें मली, फिर खाली जमीन के चक्कर काटने लगा। बहनचोद! वो चिल्लाया। भाई, सामान कहाँ गया? अभी तो यहीं था। ये क्या जादू है? सिमरन भी दंग थी। उसकी शांत आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरे पास आई और हाथ देखने लगी। करण, ये क्या सीन है? अब उनसे छुपाने का कोई फायदा नहीं था। लाल चांद उगने में 24 घंटे से भी कम का समय था। ये मेरा पर्सनल स्पेस है, मैंने कहा। ये मेरे टैटू की शक्तियों से जुड़ा है। मैंने दोबारा जिंदा होने वाली बात छुपा ली ताकि उन पर मानसिक दबाव न बने। बस इतना समझो, इसमें सामान कभी खराब नहीं होता। खाना, दवाइयाँ, हथियार सब हमेशा फ्रेश रहेंगे। छोटू का मुंह खुला का खुला रह गया। तो तुम ये सब साथ लेकर घूमोगे? हाँ भाई, आखिर बात क्या है? कल रात लाल चांद निकलेगा। मैंने मुट्ठी भींची और मन में कहा, पंगु की शक्ति। छाती का टैटू सोने की तरह चमक उठा। मुट्ठी पर एक विशाल प्राचीन साया उभरा। मैंने हवा में घूंसा मारा। हवा इतनी जोर से दबी कि कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज हुई। मेरा घूंसा सीधे उस दानवी सुअर की खोपड़ी पर लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी कड़क खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। अंदर की सारी जान खत्म हो गई। वो कई टन भारी सुअर बिना चूके सीधे जमीन पर ढेर हो गया। एक ही पंच में पहले लेवल का बीस्ट खत्म। तभी मेरी पीठ से 9 भयानक गूंज सुनाई दी। 9 काले नागों का साया मेरे पीछे मंडराने लगा। उन्होंने अपनी अंगारे जैसी आंखें खोली और उस भारी प्राचीन ताबूत को हवा में टिका दिया। 9 नागों का पहरा। मेरे बोलते ही आसमान हिल गया। ताबूत से एक ऐसी जानलेवा और खौफनाक ऊर्जा निकली जिसने पूरे जंगल को सन्नाटे में डाल दिया। छोटे मोटे जानवर तो हिल भी नहीं पाए। मैं उस मरे हुए सुअर के पास गया और उसकी खोपड़ी चीर दी। एक अंगूठे के साइज का लाल चमकता हुआ क्रिस्टल मेरे हाथ में था। एपोकलिप्स के दौर की सबसे कीमती करेंसी कोर। मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। इस नए जन्म की पहली कमाई जेब में थी। मैंने उसे स्पेस में रख दिया। कोर के अंदर जाते ही स्पेस में थोड़ी हलचल हुई। वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। पिछले जन्म में इंसानों को देर से समझ आया था कि ये कोर न सिर्फ ताकत बढ़ाता है बल्कि स्पेशल स्पेस और हथियारों को भी अपग्रेड करता है। इसके बाद मरे हुए राक्षसों के कोर ही इस अपोकलिप्स के दौर में सोने, चांदी और पैसों को लात मारकर इकलौती चलने वाली करेंसी बन गए। मैंने छोटू की तरफ देखा। इन सारे सालों के कोर बाहर निकाल लें। और हाँ, मीट भी बेकार नहीं जाना चाहिए। म्यूटेशन के बाद इसे संभाल कर रख सकते हैं। अरे बिल्कुल भाई। छोटू की आंखों में चमक आ गई। अभी आया। तभी पास के पहाड़ी रास्ते से कड़कड़ाती आवाजें और चीखें सुनाई देने लगी। बचाओ, कोई बचाओ रे! देखा तो दर्जन भर लोग अधमरी हालत में हांफते कांपते हुए बंकर की तरफ भागे आ रहे थे। उनके पीछे चीते जितने बड़े और खूंखार म्यूटेंट जानवर पड़े थे जो खून से लथपथ थे। मैंने आंखें सिकोड़ कर देखा तो सबसे आगे भागने वाले बंदे को पहचान गया। संजय मोटा। ये वही इंजीनियर था जिसने हमारे बंकर के बाहर का काम संभाला था। पिछले जन्म में जब मैं कौड़ी कौड़ी को मोहताज था तो इन सालों ने मुझे धोखा देकर म्यूटेंट्स के आगे फेंक दिया था ताकि खुद की जान बचा सके। करण भाई, करण साहब, बचाओ यार, प्लीज हमें अंदर आने दो। हम सब एक ही शहर के हैं भाई, ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते तुम। मैं वहीं खड़ा होकर उसे ठंडी निगाहों से घूरता रहा। मरता हुआ छोड़ दूं? मेरी आंखों में खूनी गुस्सा उतर आया। पिछले जन्म में जब तुम लोग मुझे खाई में धकेल रहे थे तब याद नहीं आया था कि हम एक ही शहर के हैं? संजय मोटा सन्न रह गया। उसे खाक समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस जन्म की बात कर रहा हूँ, पर मेरी आंखें देखकर वो समझ गया कि मैं उसे बचाने नहीं, उसकी मौत देखने आया हूँ। मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरा बंकर कचरा जमा करने के लिए नहीं है। बात खत्म होते ही मैंने चुटकी बजाई। बंकर के बाहर लगी टाइटेनियम की बाउंड्री वॉल पर अचानक लाखों वोल्ट का करंट दौड़ गया। सबसे आगे भाग रहे शिकारी म्यूटेंट्स झटके से हवा में उड़कर दूर जा गिरे। संजय मोटा डर के मारे जमीन पर ढेर हो गया। करण भाई, गलती हो गई, सच में गलती हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं बिना बात के मासूमों को नहीं मारता, पर दुश्मनों को छोड़ता नहीं और पापियों को बख्शता नहीं। मैं मुड़ा
और अंदर आ गया। भारी टाइटेनियम गेट धीरे धीरे बंद हो गया और बाहर की चीख पुकार उस खौफनाक काली धुंध में गायब हो गई। लाल चांद निकले 3 दिन हो चुके थे। बाहर की दुनिया पूरी तरह से नरक बन चुकी थी। शहर के बीचों बीच गाड़ियों के मलबे और लाशों के ढेर थे। म्यूटेंट कुत्ते बिल्लियां सांड जितने बड़े होकर झुंड में इंसानों का शिकार कर रहे थे। लेकिन हमारे इस ब्लैक रॉक बंकर के अंदर कड़क मसालेदार मटन कड़ाही की खुशबू महक रही थी। छोटू उंगलियां चाटते हुए बोला, भाई अगर अपोकलिप्स में रोज ऐसा खाना मिले तो साला मैं तो जिंदगी भर यहाँ रहने को तैयार हूँ। सिमरन ने उसे घूरते हुए कहा, तो फिर एक बार बाहर जाकर देखा। छोटू ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मैंने सोफे पर टेक लगाते हुए ठंडी बियर की एक चुस्की ली। तभी अचानक बंकर का हूटर पागलों की तरह बज उठा। टूट टूट, वार्निंग, बाहरी घेरे के पास भारी हलचल डिटेक्ट हुई है। मैंने तुरंत बड़ी स्क्रीन चालू की। बंकर से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते पर सैकड़ों लोगों का हुजूम हथियार लिए हमारी तरफ ही बढ़ा आ रहा था। कम से कम 500-600 लोग थे। हाथों में गंडासे, लोहे के पाइप और कईयों के पास ऑटोमेटिक राइफलें भी थीं। सबसे आगे एक बिना शर्ट वाला, चौड़ी छाती और खूंखार चेहरे का गंजा गुंडा चल रहा था। उसकी पूरी छाती पर एक खूनी अजगर का टैटू चमक रहा था। ब्लड कोबरा गैंग का लीडर जग्गा। पिछले जन्म में इस जग्गे ने अपनी S क्लास अजगर की शक्ति के दम पर अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में खूब गदर मचाया था। पर मुझे नहीं पता था कि इस जन्म में इसकी मौत इसे मेरे दरवाजे तक खींच लाएगी। सीसीटीवी में जग्गा अपनी भारी तलवार लहराते हुए गेट की तरफ चिल्लाया, ओए अंदर छिपे चूहे, मुझे पता है तूने 7 पुश्तों का राशन अंदर दबा रखा है। सीधे सीधे गेट खोल और सारा माल और लड़कियां हमारे हवाले कर दे। मूड अच्छा रहा तो जिंदा छोड़ दूंगा, वरना साले इस लोहे के डिब्बे को उड़ाकर यहीं दफन कर दूंगा। साले कमीने, इनकी हिम्मत कैसे हुई सिमरन पर आंख उठाने की। छोटू गुस्से में लाल हो गया। मैं मुस्कुराया। शांत रहे भाई, करोड़ों रुपए लगाकर जो डिफेंस सिस्टम बनवाया है, आज उसका दम भी देख लेते हैं। बाहर जग्गा काफी देर तक खड़ा रहा, पर जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो उसका पारा चढ़ गया। साले की हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। रॉकेट दागों, उड़ा दो साले गेट को। 3 रॉकेट लॉन्चर से धुआं छोड़ते हुए गोले निकले और सीधे हमारे मेन गेट पर जाकर ब्लास्ट हुए। धड़ाम! जोरदार धमाके से पूरी पहाड़ी गूंज उठी। जग्गे के गुंडे खुशी से नाचने लगे। उड़ गया साला। बड़ा आया था किला बनाने वाला। जग्गा भाई के आगे सब लोहे के कबाड़ हैं, लेकिन जैसे ही धुआं छटा, साले सब के सब हक्के बक्का रह गए। वो राख के रंग का टाइटेनियम गेट वैसे का वैसा कड़ा खड़ा था। उस पर एक खरोच तक नहीं आई थी। और मारो सालो, जग्गा चिल्लाया। तभी बंकर की दीवारों के ऊपर का मेटल आर्मर दोनों तरफ सरक गया। कड़क कड़क कड़क। 6 बैरल वाली 12 चमचमाती गैटलिंग हैवी मशीन गने अंदर से बाहर निकल आई। उन काली बंदूकों के मुंह सीधे उस भीड़ पर तन गए। मैंने हाथ में ग्लास पकड़े हुए मॉनिटर के माइक पर शांत आवाज में कहा, एक आखिरी वार्निंग। बंकर के लाउड स्पीकर गूंज उठे। ये ब्लैक रॉक बेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुरंत दफा हो जाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। प्राइवेट प्रॉपर्टी की ऐसी की तैसी, अब से यहाँ का कानून मैं हूँ। हमला करो सालो, जग्गा दहाड़ा। मैंने ग्लास टेबल पर रखा, साफ कर दो। अगले ही पल तर 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 12 की 12 गैटलिंग गने एक साथ बरस पड़ी। भारी आर्मर पियर्सिंग गोलियों की ऐसी बौछार हुई कि पूरा पहाड़ी रास्ता गोलियों की रोशनी से नहा गया। जग्गे के गुंडे गाजर मूली की तरह कटने लगे। सिर्फ आधा मिनट, बंकर के बाहर लाशों के ढेर लग गए और चीख पुकार मच गई। 200 से ज्यादा गुंडे वहीं ढेर हो गए और जो बचे थे वो अपनी जान बचाकर पीछे भागने लगे। मैं कंट्रोल रूम में बैठा बिना किसी इमोशन के देखता रहा। अपोकलिप्स के इस दौर में कुछ लोग जिंदा रहने के लायक ही नहीं होते। फायरिंग बंद। मैंने बटन दबा दिया। बाहर 500-600 की भीड़ में से सिर्फ जग्गा खून से लथपथ खड़ा बचा था। मादर चोद, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। जग्गा गुस्से में पागल था। उसकी स्किन पर लाल रंग के लिक्विड की एक मोटी लेयर चढ़ी हुई थी। S क्लास का म्यूटेंट होने की वजह से उसकी लाइफ और डिफेंस बहुत तगड़ा था। नॉर्मल गोलियां उसे आसानी से नहीं मार सकती थी। मिट्टी खोदने वाले सालों, नीचे से सुरंग बनाओ। आज अगर इस बंकर के लोगों की बोटी बोटी नहीं की तो मेरा नाम जग्गा नहीं। तभी नेवले और चूहे का टैटू बनवाए कुछ गुंडे जमीन खोदने लगे। मैंने स्क्रीन पर देखा और ठंडी हंसी हंसा। अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हैं। मैं उठ खड़ा हुआ। छोटू, सिमरन, अंदर का ध्यान रखना, मैं बाहर का कचरा साफ करके आता हूँ। टाइटेनियम गेट धीरे से खुला और मैं अकेला बंकर से बाहर आ गया। जग्गा कमीनी हंसी हंसा। आखिरकार मरने के लिए बाहर आ ही गया। भाइयों, चीर दो साले को। बचे हुए 200 गुंडे मुझे अकेला देखकर दोबारा जोश में आ गए और हथियार तान कर मेरी तरफ लपके। मैं अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा और अपना बायां पैर थोड़ा आगे बढ़ाया। बाएं पैर पर बना डार्क गॉड का टैटू अचानक सूरज की तरह कड़क सुनहरे रंग में चमक उठा। एक ऐसी खौफनाक
और झुलसा देने वाली गर्मी मेरे बदन से निकली, जैसे साक्षात पाताल की आग बाहर आ गई हो। सूर्य का प्रकोप। मैंने जैसे ही पैर जमीन पर पटका, सुनहरी आग का एक समंदर सामने की तरफ सैलाब बनकर दौड़ पड़ा। सबसे आगे भाग रहे दर्जनों गुंडे उस आग की चपेट में आते ही हवा में उड़कर भस्म हो गए। जमीन कोयला बन गई और उनके लोहे के हथियार पल भर में पिघलकर पानी हो गए। उस जानलेवा तपिश की वजह से बाकी सब चीखते हुए पीछे भागने लगे। किसी में मेरे पास आने तक की औकात नहीं थी। सिर्फ एक वार और 200 से ज्यादा गुंडों की फौज पूरी तरह साफ हो गई। अब मैदान में सिर्फ जग्गा अकेला घुटनों के बल कांपता हुआ बैठा था। राक्षस, साले तू क्या भला है रे? मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब गांड फट रही है। बहुत देर कर दी भाई। जग्गा मुझे पास आते देख दिमागी तौर पर पूरी तरह टूट गया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं एस क्लास म्यूटेंट हूँ, मैं तुझसे नहीं हार सकता। उसकी आंखों में एक पागलपन छा गया। उसने अपनी जीभ दांतों तले काटी और खून अपनी छाती की अजगर पर थूक दिया। एक गैर इंसानी डरावनी दहाड़ के साथ जग्गे का शरीर बदलने लगा। उसकी हड्डियां खींचकर लंबी होने लगी। बदन पर बड़े बड़े स्केल्स आ गए। देखते ही देखते वो 20 मीटर लंबा और पानी की टंकी जितना मोटा एक भयानक खूनी अजगर बन गया। एस क्लास टैटू का फुल म्यूटेशन। मैं तुझे जिंदा निगल जाऊंगा। उस अजगर ने कार जितना बड़ा अपना मुंह खोला और मुझे चबाने के लिए लपका। मुंह से आने वाली सड़न की बदबू के साथ हवा का ऐसा झोंका आया कि जमीन के पत्थर भी उसके मुंह में खिंचे चले गए। क्यों बे, सिर्फ साइज बड़ा होने से कोई शेर बन जाता है क्या? मैं हंसा और अपना दायां पैर आगे बढ़ाया। मन की गॉड की जय। दाएं पैर का मन की गॉड का टैटू सोने की तरह कड़क चमका। एक ऐसी अदम्य और दुनिया को झुका देने वाली ताकत का सैलाब आसमान की तरफ उड़ा। अगले ही पल मेरे पूरे बदन पर एक सुनहरी दैवीय रोशनी चढ़ गई। नसें फटने को तैयार थीं और खून में बिजली दौड़ रही थी। मेरे पीछे साक्षात सोने के मुकुट और गदाधारी एक विशाल महाबली का साया उभर आया। जैसे ही उस साये की सुनहरी आंखें खुली, ऐसा लगा मानो आसमान का काला कोहरा भी चीर कर दूर हो गया हो। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो।